इजरायल हमास के बीच चल रहा युद्ध जैसा कि आपको पता है छठे दिन में प्रवेश कर चुका है। इस बीच भारत सरकार ने इजरायल में फंसे भारतीयों को निकालने की तैयारियां तमाम अब शुरू कर दी हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऐलान कर दिया है कि भारत सरकार ऑपरेशन अजय के तहत युद्ध क्षेत्र में फंसे भारतीयों को वापस लाएगी। जयशंकर ने कहा है कि इजरायल में बसे जो भी भारतीय वापस आना चाहते हैं उन्हें वापस लाया जाएगा। ऑपरेशन अजय के तहत आज भारत से पहली फ्लाइट इजरायल के लिए रवाना होगी। पहली फ्लाइट से जिन लोगों को आना है उनकी लिस्ट तैयार कर ली गई है। इजरायल में इस वक्त करीब 18,000 भारतीय रह रहे हैं और फिलहाल अब सभी के सभी जो हैं सुरक्षित हैं। इजरायल पहुंचे भारतीय पर्यटकों ने भी दूतावास से सुरक्षित निकाले जाने की गुहार लगाई है। उधर इजरायल ने हमास पर जमीनी हमले की तैयारी भी कर ली है। इजरायल ने गाजा में पास जो टैंक है और बख्तरबंद वाहन है उनकी तैनाती कर दी है। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा है कि वो जो है इस्लामिक स्टेट की तरह हमास का भी नामो निशान पूरी तरीके से धरती से मिटा देंगे। हर तरफ धमाके की आवाज, तबाह हो चुके आशियाने, हर पल खतरे के साए में जीते लोग। इजराइल में इन दिनों किसी भी वक्त हवाई हमले का सायरन बजने लगता है। बदहवास लोग फौरन सुरक्षित ठिकानों में पनाह लेने के लिए दौड़ पड़ते हैं। इजराइल और हमास के बीच टकराव का सबसे ज्यादा खामियाजा बेकसूर लोगों को ही झेलना पड़ रहा है। इजराइल में फिलहाल करीब 18,000 हिंदुस्तानी लोग मौजूद हैं। इन लोगों की सुरक्षित वापसी के लिए सरकार ने अभियान शुरू किया है। इस अभियान का नाम रखा गया है ऑपरेशन अजय। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस ऑपरेशन की जानकारी दी। उन्होंने लिखा है कि इजराइल से लौटने के इच्छुक हमारे नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया जा रहा है। इसके लिए विशेष चार्टर विमानों का इंतजाम किया जा रहा है। विदेश में रहने वाले अपने सभी नागरिकों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। भारतीय दूतावास ने पहले विशेष विमान से वतन वापसी करने वाले भारतीय नागरिकों को ईमेल से इसकी सूचना भेज दी है। दूतावास में रजिस्टर्ड बाकी भारतीयों को दूसरी फ्लाइट से वापस लाया जाएगा। भारत सरकार ने इजराइल में फंसे भारतीय नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। इमरजेंसी हेल्पलाइन के साथ साथ लोगों के पास ईमेल के जरिए भी दूतावास से संपर्क करने का विकल्प दिया गया है। सरकार की कोशिश यही है कि हर एक भारतीय को सही सलामत वापस लाया जाए और इजराइल और हमास के बीच चल रही इस जंग की आंच भारत के किसी नागरिक पर न आए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारतीयों की अच्छी खासी तादाद इजराइल में रहती है और भारत की कोशिश यही है कि जो भारतीय वतन आना चाहते हैं उन्हें लाया जाए। इसी कोशिश के तहत भारत ने इजराइल में ऑपरेशन अजय की शुरुआत कर दी है, जिसके तहत एक फ्लाइट आज उड़ान भर रही है। वैभव, बिल्कुल देखिए गुंजन, जैसा ही हमने आपको बताया है कि इजराइल में करीब 18,000 भारतीय मौजूद है। उन्हें वापस लाने का जो मिशन है, इससे पहले भारत ने रूस यूक्रेन जंग के दौरान अपने नागरिकों की सकुशल वापसी की तमाम तैयारी की थी। बिल्कुल, यूक्रेन से 90 फ्लाइट से करीब 22,000 भारतीयों को वापस लाया गया था और इसी साल अप्रैल के महीने में सूडान में भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी भी लॉन्च किया गया था। बिल्कुल देखिए, 2021 की अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद हालात बद से बदतर हो गए थे। भारत ने अपने नागरिकों की सुरक्षा का बाकायदा ध्यान रखा और उस वक्त भारत ने अफगानिस्तान से भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन देव शक्ति चलाया था, आपको याद होगा। बिल्कुल इस तरह 1990 में कुवैत से 1,70,000 भारतीयों को सकुशल वापसी कराई गई थी। खाड़ी युद्ध के दौरान जिस हालात में भारत ने अपने नागरिकों का रेस्क्यू किया था, उसे अब तक का सबसे मुश्किल रेस्क्यू माना जाता है। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी रहा है। साल 2011 की अगर हम बात करें तो भारत ने अपने 15,000 नागरिकों को लीबिया से सकुशल बचाया था, जबकि 2011 में ही लीबिया से भारत को मिशन सेफ कमिंग ऑपरेशन के तहत लाया गया था। इसी तरह से 2015 में ऑपरेशन राहत के तहत यमन ने
यमन से करीब 4,600 भारतीयों को वापस लाया गया। 2006 की अगर बात करें तो लेबनान में ऑपरेशन सुकून के तहत भारतीय वतन वापस आए थे। जबकि बिल्कुल रिसेंट अगर हम बात करें, साल 2016 में जब सीरिया के हालात बद से बदतर हो गए थे तो भारत ने अपने 600 नागरिकों को वहां से सकुशल बाहर निकाला था। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं भारत के इन रेस्क्यू मिशन की तस्वीरें, जो आज भी दुनिया में बसे भारतीयों को सुरक्षा का भरोसा देती हैं। भारत के नागरिक चाहे जिस मुल्क में हो, ये देश हर एक हिंदुस्तानी की सलामती का ख्याल रखता है। दुनिया में जब भी दो मुल्कों के बीच तल्खियां बढ़ी, सबसे ज्यादा मुसीबतें आम इंसानों को ही झेलनी पड़ी। लेकिन मुसीबत में फंसे अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी में हिंदुस्तान ने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। इजराइल और हमास में टकराव के बीच भारत ऑपरेशन अजय के जरिए अपने नागरिकों की वतन वापसी की कवायद में जुट गया है। इससे पहले यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ी जंग में भारत ने अपने सभी नागरिकों की सुरक्षित वापसी कराकर पूरी दुनिया में मिसाइल कायम की थी। बम धमाकों के बीच फंसे हिंदुस्तानियों को निकालने के लिए सरकार ने ऑपरेशन गंगा शुरू किया। इसके तहत कुल 90 फ्लाइट से करीब 22,000 भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से भारत वापस लाया गया। इस मुहिम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए भारत ने यूक्रेन के पड़ोसी मुल्कों से बात की। देश के 4 मंत्री यूक्रेन के आसपास के देशों में तैनात किए गए। सैकड़ों अधिकारियों ने ऑपरेशन गंगा को कामयाब बनाने के लिए दिन रात जी तोड़ मेहनत की। इसी साल अप्रैल के महीने में सूडान में तनाव के बाद भारतीयों की वतन वापसी के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया। अफगानिस्तान में जब तालिबान का राज हुआ तो भारत ने ऑपरेशन देवी शक्ति के जरिए हर भारतीय को वापस लाने में कामयाबी हासिल की। पढ़ाई और कारोबार की वजह से भारत के लोग दुनिया के तमाम देशों में रह रहे हैं, लेकिन 7 समंदर पार भी अपने नागरिकों की हिफाजत पर भारत हर पल नजर बनाए रखता है। दूतावासों में सभी भारतीयों के नाम रजिस्टर होते हैं ताकि मुश्किल वक्त में सभी से तुरंत संपर्क किया जा सके। ये कोशिशें इस बात की गवाही दे रही हैं कि भारत अपने हर एक नागरिक का ख्याल कितनी अच्छी तरह से रखता है और मुश्किल वक्त में हिंदुस्तान अपने एक नागरिक सुरक्षित वापस लाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद एक और रेस्क्यू ऑपरेशन की बात हो जाए। बीती रात बिहार के बक्सर में हुए ट्रेन हादसे के बाद वहां राहत और बचाव का काम जो है लगातार जारी है। मौके पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान वहां पर मौजूद हैं। इनके अलावा इलाके के लोगों ने भी ट्रेन हादसे के बाद घायलों की मदद की और उन्हें अस्पताल जाकर पहुंचाया फटाफट। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन से नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस चल रही थी और इससे जो है असम के कामाख्या पहुंचना था। हादसे के बाद यात्रियों को दूसरी ट्रेन के जरिए आगे का सफर पर भिजवाया गया, जबकि जो घायल थे उनको लगातार हॉस्पिटल्स में भर्ती कराया जा रहा है। रात में रेस्क्यू वर्क किया गया है, सारे पैसेंजर्स को हटाया गया है, उनका सारा कार्य किया गया है और अब रेस्टोरेशन वर्क स्टार्ट हो रहा है, तो जल्दी रेस्टोरेशन हो जाने को उम्मीद है। देखिए, रेस्क्यू की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे रेस्क्यू किया जा रहा है, क्योंकि ये सबसे बड़ा जो ट्रैक था, ट्रैक पर गिरा हुआ जो बोगी है उसको लगातार मतलब रेस्क्यू करने का प्रयास किया जा रहा है। अपने सभी से दिखाएं किस प्रकार से रेस्क्यू किया जा रहा है, उसको हटाने का प्रयास किया जा रहा है। यानी कि सुबह हो चुकी है। अब जो सरकार, जो जिला मतलब यहाँ प्रशासन है, रेल प्रशासन है, वो तेजी से अपने काम में लग गया है। यहाँ पर उस व्यवस्थाओं को लाया गया है कि कैसे ट्रैक को खाली किया जाए। जो ये बोगी है, बोगी को यहाँ से हटाया जाए, इसको लेकर लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। तो देखिए, तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं कि इस किरदार अभी आपने देखा है कि पिछले कुछ समय में इस प्रकार की घटनाएं लगातार देखने को मिल रही हैं। हमने आपको दिखाया था जब राजस्थान पर वंदे भारत में भी साजिशन
पटरी में जो है रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचाने की घटना हुई थी और अब ये जो घटना है वो अपने आप में स्तब्ध कर देने वाली है। कल रात की ये घटना है, इसमें आपने देखा किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड से, जहां प्रधानमंत्री जो है विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए आपको नजर आ जाएंगे। आज उनका ये कार्यक्रम था पूरी सुरक्षा के साथ। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और आपको बता दें आज ही 4200 करोड़ रुपए की योजनाओं का जो है शिलान्यास होने वाला है और पूरे मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड वहां पर पहुंचे हैं और नतमस्तक नजर आ रहे हैं। देखिए जो तस्वीरें आप देख रहे हैं नेपाल बॉर्डर से सामने आई है, जहां पर आप प्रधानमंत्री मोदी को देख सकते हैं। पिथौरागढ़ में नेपाल सीमा पर इस वक्त प्रधानमंत्री मौजूद हैं, जहां हाथ जोड़कर वो ईश्वर को नमन कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां पहले से वहां अलर्ट कर दी गई हैं, पुलिस की गश्त को भी बढ़ा दिया गया है। तो उत्तराखंड का दौरा काफी कई मायनों में खास और अहम माना जा रहा है प्रधानमंत्री का। नैनीसेना हवाई अड्डे से लेकर प्रस्तावित जनसभा स्थल तक तमाम तरीके की व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं। इसके अलावा धारचूला के नारायण आश्रम, आदि कैलाश आदि जगहों पर लोगों का सत्यापन भी किया जा रहा है। बहरहाल ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। जब भी किसी धार्मिक स्थल पर प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं तो उनका लिबास, उनका ढंग बहुत अलग नजर आता है और कहीं ना कहीं एक संदेश वो हर एक मौके पर देशवासियों को देते हुए नजर आते हैं। अभी जब वो उत्तराखंड पहुंचे हैं तो वहीं के परिधान में, क्योंकि पिथौरागढ़ के इलाकों में बर्फबारी जैसी स्थिति बनी हुई है, काफी ठंड का वहां पर माहौल है, तो ऐसे में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री को पूजा पाठ करते हुए, पूजा अर्चना करते हुए। बिल्कुल तमाम तस्वीरें आपको देखने को मिल रही हैं किस कदर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार न सिर्फ विकास परियोजनाओं को नई नई सौगात दे रहे हैं, बल्कि अगर हम संस्कृति की बात करें तो उसको भी लगातार बढ़ावा देने में कभी कोई कोर कसर नहीं छोड़ते प्रधानमंत्री। चाहे उनके जीर्णोद्वार की बात करो, चाहे उनकी प्रगति की बात हो, हमेशा न सिर्फ नतमस्तक होते हैं बल्कि कोशिश जाहिर तौर पर यही होती है कि पर्यटन के लिहाज से भी अगर हम देखें तो उसमें ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए और अगर सहूलियत के लिहाज से भी देखा जाए तो उसमें भी बढ़ावा हो, उसके लिए तमाम कोशिशें विकास के द्वारा की जाती हैं। ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस कदर यहाँ पर प्रधानमंत्री जब पहुंचे और उन्होंने पूजा पाठ किया। 4200 करोड़ की योजनाओं की सौगात जो है आज मिल रही है और गुंजी गांव में लोगों से वो संवाद करने जा रहे हैं, तमाम समस्याओं को समझेंगे, अलग अलग मुद्दों पर बात होगी। पर्वती कुंड में भी पूजा अर्चना होने वाली है। सीधी तस्वीरें नमन करते हुए, हाथ जोड़कर। उत्तराखंड से ये तस्वीरें हैं। आज तमाम कार्यक्रम हैं उनके, उसी के तहत इसकी शुरुआत हो गई है। सबसे पहले प्रभु का उन्होंने आश्रय लिया और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और अब जाकर दूसरे जो तमाम कार्यक्रम है उनका सिलसिला लगातार शुरू हो जाएगा। तो देखिए ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। 2 दिन का उत्तराखंड का दौरा प्रधानमंत्री मोदी का, जिसका आज दूसरा दिन है। पहले दिन कई सारे कार्यक्रमों के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी चीन सीमा से सटी आईटीबीपी के चेक पोस्ट से तस्वीरें हैं जो अभी हमने आपको दिखाई। जवानों के साथ कुछ गुफ्तगू भी करेंगे, बातचीत भी करेंगे। इसके साथ साथ कैलाश मानसरोवर की ये तस्वीरें जहां पर दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं। इसके बाद का जो कार्यक्रम है वो भी आपको बता देते हैं। पिथौरागढ़ में सीमावर्ती जो क्षेत्र है वहां पर गांव के निवासियों से संवाद करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। आधिकारिक कार्यक्रम भी है प्रधानमंत्री मोदी का, उसमें भी प्रधानमंत्री शामिल होंगे। इसके साथ साथ जो पार्टी की ओर से तैयारी की गई थी, यानी कि भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं की ओर से तैयारी की गई थी और उसके बाद प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे उन लोगों से और जनसभा को भी आज संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपने उत्तराखंड के दौरे पर पिथौरागढ़ पहुंचे। उन्होंने वहां की पार्वती कुंड में पूजा अर्चना की। इस दौरान प्रधानमंत्री डमरू बजाते हुए भी दिखाई दिए। पूरे भक्ति भाव के साथ प्रधानमंत्री मंदिर में पूजा करने के लिए वहां पहुंचे, फिर वहां से आदि कैलाश के दर्शन किए। अपने इस दौरे में प्रधानमंत्री वहां गांव के लोगों के साथ बात संवाद भी अब से कुछ देर बाद करेंगे, जिसे लेकर देश की सीमा के पास वाले
गुंजी गांव के लोग काफी उत्साहित हैं। इतना ही नहीं, पीएम वहां पर तैनात सेना, आईटीबीपी और बीआरओ के जवानों से भी बातचीत करेंगे। पिथौरागढ़ को प्रधानमंत्री मोदी 4,200 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे। साथ ही कई परियोजनाओं का यहां शिलान्यास होगा। कई योजनाओं का लोकार्पण भी प्रधानमंत्री मोदी को करना है। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का 2 दिन का ये दौरा, जिसका आज दूसरा दिन है, सुबह से ही जो तस्वीरें आ रही हैं वो गुड न्यूज टुडे पर आप लगातार देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने किस तरीके से पूजा अर्चना वहां पर की, डमरू बजाते हुए नजर आए। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड कई बार अपने प्रधानमंत्री रहते हुए अपने कार्यकाल के दौरान जा चुके हैं। विशेष लगाव उत्तराखंड से प्रधानमंत्री मोदी का है। अब तक अगर देखें तो सर्वाधिक बार प्रधानमंत्री उत्तराखंड पहुंचे हैं। इसके साथ ही यहां के विकास को लेकर सर्वकालिक सर्वाधिक योजनाएं और मदद भी प्रधानमंत्री की ओर से, यानी कि केंद्र सरकार की ओर से पहुंचाई गई है। राज्य में 2.5 लाख करोड़ की योजनाएं केंद्र के सहयोग से संचालित हैं। इसके बूते में राज्य सड़क, रेल व हवाई सेवा में काफी परिवर्तन वहां पर हुआ है। यानी कि खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो फोकस है वो उत्तराखंड की ओर रहा है। जब भी वहां पर जाते हैं तो कई योजनाओं की सौगात वहां के लोगों को देते हैं। और शिव की जो भक्ति है प्रधानमंत्री की, वो चाहे वाराणसी की तस्वीरें हों या फिर आज कैलाश मानसरोवर की, लगभग एक ही जैसी नजर आते हैं। शिव भक्त प्रधानमंत्री को कहा जाता है और आज भी कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिला जब हाथ में डमरू था और प्रधानमंत्री मोदी वहां नमन करते हुए और डमरू बजाते हुए नजर आए। महाआरती की भी कुछ तस्वीरें सामने आई। अब इसके बाद आईटीबीपी के जो जवान हैं उनसे बातचीत करेंगे। इसके साथ साथ जो और सेना के जवान हैं उनसे बातचीत करने के बाद आज उनका कार्यक्रम भी है। जनसभा स्थल पर तमाम योजनाओं की सौगात के साथ साथ संबोधित भी करेंगे। देखिए, उत्तराखंड के चमोली में स्थित श्री हेमकुंड साहिब के कपाट बंद हो गए और हेमकुंड साहिब सिख समुदाय का एक पवित्र स्थान है जहां देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु पहुंचते हैं। लेकिन सर्दियों में वहां काफी ज्यादा बर्फबारी और कड़ाके की ठंड पड़ती है। ऐसे में सर्दियों के सीजन में 6 महीने के लिए श्री हेमकुंड साहिब के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। कपाट बंद होने की प्रक्रिया, उसके दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर मौजूद रहे, उसी की ये तस्वीरें हैं। नवरात्र के बाद दशहरा और फिर आएगी दीपावली। दीपावली पर अयोध्या में एक बार फिर दीपों के जरिए रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए न केवल इस बार नया रिकॉर्ड बनाने की कोशिश है, बल्कि इसके जरिए गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में फिर से नाम चढ़वाने की तैयारी यूपी सरकार ने कर ली है। कैसा होगा इस बार का दीपोत्सव और कौन इसे खास बनाने जा रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। इस भव्य दिव्य दिवाली के पीछे एक सोच है, अयोध्या और उसके इतिहास को रोशन करने की। इन दियों के उजाले तले अयोध्या का सुनहरा कल दिखाने की। यही वजह है कि 2017 से शुरू हुआ ये सिलसिला हर साल नए नए रिकॉर्ड गढ़ता जा रहा है। बीते बरस का रिकॉर्ड तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो चुका है। वो कैसे, पहले इसे ही समझ लीजिए। कुल 27 लाख दिए इस साल जलाए जाएंगे। इसमें रिकॉर्ड के लिए 21 लाख दिए जलाए जाएंगे। इसमें राम की पैड़ी और सरयू घाट मिलाकर कुल 24 लाख दिए जलाए जाएंगे, ताकि दिए टूटने की स्थिति में भी 21 लाख दिए रिकॉर्ड में दर्ज हो सके। सवाल ये है कि इतने दिए आएंगे कहां से, उसका जवाब भी देते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये भी बता दें कि इस बार के दीपोत्सव को महिला शक्ति भी खास बना रही हैं। रीता जी, बहुत ऑर्डर पूरा करने की तैयारी और जल्दी दिख रही है। बहुत सारे दिए आप लोगों को बनाने हैं।
क्योंकि मैम हम लोगों को बहुत सारा ऑर्डर मिला है अयोध्या राम मंदिर में, जो इस बार रामलला के यहाँ जो उनके प्राण प्रतिष्ठा के पहले जो मतलब दीपदान होगा। सबसे खुशी की बात यह है कि हम लोगों के हाथों के बनाए हुए दीपक वहाँ पे जाएंगे और जलेंगे। आमदनी ज्यादा मिल रही है, सीमा हम देख रहे हैं लगातार बना रही है दिए। मिट्टी के दिए के अलावा ये पंचगव्य के दिए भी बन रहे हैं, तो इस कितनी खुशी है आपको कि ये दिए दीपोत्सव में जलेंगे अयोध्या? दीदी खुशी है इसके लिए कि चलो गाय के गोबर के दिए बना रहे हैं हम लोग, और ये अयोध्या में जाके जलेंगे तो हम लोगों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। फिर हम सारी महिलाओं को भी खुशी है, इसके लिए बहुत बहुत ज्यादा ही खुशी है। लखनऊ में गोपेश्वर गौशाला की तस्वीर सारी कहानी अपने आप बयां कर देती है, जब यहाँ महिलाओं को गाते देखा जा सकता है। रथ में पहिया दो लगवाए, हम तो राम मिलन को जइबे। ये महिलाएं गा रही हैं और इनके हाथ लगातार चल रहे हैं क्योंकि ये दिए बना रही हैं, वो दिए जो अयोध्या के दीपोत्सव में जलेंगे। रथ में भले ही पहिए लगे न लगे, लेकिन इनके सपनों को पंख लग चुके हैं क्योंकि बहुत विशेष अवसर है और खुद ये मानती हैं कि इनके हाथ के बनाए हुए दिए अयोध्या में जलेंगे, तो ये लोग बहुत विशेष काम कर रही हैं। इन दियों को सिर्फ बनाया ही नहीं जाता, बल्कि पवित्रता के सांचे में ढाला भी जाता है। पंचगव्य से यहाँ दियों को तैयार किया जाता है। हालांकि इस बार सरकार ने जिस तरह से दियों की संख्या बढ़ाई है, उसने इन 22 गांव की महिलाओं को शिफ्टों में काम करने को मजबूर कर दिया है। मैनेजर के मुताबिक ये रामकाज है और ये इतना बड़ा ऑर्डर भी उन्हीं की कृपा से मिला है। इसलिए प्रसन्न भी है कि हमारे यहाँ से कई सालों से दीप अयोध्या जा रहे हैं। इस बार भी ऑर्डर मिला हुआ है, बड़ा ऑर्डर मिला हुआ है, क्योंकि इस बार दीपक कुछ ज़्यादा ही जलने हैं। तो इसलिए अधिकतम जो हमने कोशिश की है कि हमारी ग्रामीण महिलाएं उसमें कार्य कर सकें, तो लगभग आज 20-22 गाँव की महिलाओं के द्वारा ये कार्य हम करा रहे हैं, जो अपने घर पर भी बैठ कर बनाती हैं, यहाँ से सामान ले जाती हैं, और उनमें भी बड़ी प्रसन्नता है कि मेरे द्वारा बनाए दीपक रो राम की नगरी में जलेंगे। अयोध्या में दीपोत्सव के लिए पिछली बार इन महिलाओं ने 11,000 दिए बनाए। जाहिर है इस बार ये संख्या बढ़ गई है। हालांकि जब राम की कृपा से जीवन चल रहा है, तो फिर उन्हीं की कृपा से पेट भी भर रहा है। लखनऊ से शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रामनगरी में भव्य दिव्य दीपोत्सव होने जा रहा है और फिर अगले साल 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति की भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। लेकिन उससे पहले ही रामलला ने अपने सेवकों को दिया है बड़ा उपहार। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पुजारियों और कर्मचारियों का वेतन बढ़ाकर दिवाली का एक गिफ्ट दिया है। अयोध्या में राम मंदिर के भव्य मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है। 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम की मूर्ति का पूरे धूमधाम से प्राण प्रतिष्ठा होनी है। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला ने श्री राम मंदिर के पुजारियों और सेवकों को दिया है बड़ा तोहफा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पुजारियों और कर्मचारियों के वेतन में इजाफा किया है। 6 महीने में ये दूसरी वेतन वृद्धि है। वेतन में बढ़ोतरी के बाद मुख्य पुजारी की सैलरी 25,000 से बढ़कर 32,900 रुपए हो गई है। इसी प्रकार और कर्मचारियों के वेतन में इजाफा किया गया है। इसके अलावा पुजारियों को स्वास्थ्य बीमा के साथ साथ टीए-डीए की सुविधा भी देने का ऐलान किया गया है। अयोध्या में विराजमान रामलला के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इसी साल रामलला के सेवकों का वेतन दूसरी बार बढ़ाया है। 28 वर्ष में हमारा जो वेतन रहा बढ़ते बढ़ते हुआ है वही 15,520 हुआ था। उसी प्रकार उन लोगों का 9,000 कुछ ऐसे सब बढ़ा था। लेकिन जब से ट्रस्ट आया, ट्रस्ट ने जो सुविधा दी है उनकी मैं प्रशंसा करता हूँ। ये बदलाव श्री राम जन्मभूमि परिसर में भव्य राम मंदिर निर्माण के साथ शुरू हुआ है, क्योंकि इससे पहले अस्थायी मंदिर में किसी तरह के बदलाव के लिए कोर्ट से अनुमति लेनी पड़ती थी। लेकिन जब से सारी व्यवस्था श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पास आई है,
मंदिर निर्माण के साथ उससे जुड़े चंदे और चढ़ावे के खर्च का हिसाब किताब ट्रस्ट रखने लगा है। इसी के बाद से रामलला के सेवकों को कई सारी सुविधाएं भी दी जा रही हैं। अयोध्या से बनबीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश में फेस्टिवल मोड ऑन हो चुका है और उत्सव के इन पलों को अलग अलग रंगों से सजाने की तैयारियां जोरों पर है। नवरात्र में डांडिया और गरबा तो आम बात है, लेकिन क्या आपने कभी स्केटिंग गरबा के बारे में सुना है? गुजरात के सूरत में स्केटिंग गरबा का क्रेज काफी देखने को मिल रहा है। वहां कई छोटे बच्चे और बड़े बच्चे स्केटिंग गरबा की प्रैक्टिस करते हैं। स्केटिंग गरबा अपने आप में एक तरह का अलग अनुभव है। स्केटिंग गरबा के दौरान कुछ बड़े बच्चे तो कुछ आंखों पर पट्टी बांधकर स्केटिंग करते हैं और ये किसी एक दिन की प्रैक्टिस नहीं है, सालों की प्रैक्टिस के बाद इतना अच्छा बैलेंस बनाना ये सीखते हैं। नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है, उससे पहले गरबा और डांडिया की ट्रेनिंग शुरू है। हमारे पीछे आप देखेंगे जो स्केटिंग ये शूज पहनकर जहां लोग स्केट करने जाते हैं, लेकिन यहां आप देखेंगे तो क्लासेस में ये छोटे बच्चे जो हैं स्केटिंग पर गरबा जो है यहाँ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी हैं जिन्होंने पैरों में देखेंगे आप स्केटिंग पहना हुआ और उसके ऊपर से ये गरबा खेलते सीखते नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें सूरत के गरबा क्लासेस की हैं और पीछे अगर आप देखेंगे तो आंखों पे पट्टी बांधकर भी ये लोग गरबा यहाँ पर स्केटिंग पर खेल रहे हैं। कितना कुछ मुश्किल होता है, क्या कुछ है, इसके बारे में बात करेंगे। जो यहाँ की संचालिका है इस क्लासेस की, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मीना मोदी। ये किस तरह से स्केटिंग गरबा है, कैसे ये चलाया जाता है? ये स्केट्स पे देखो आप देख रहे हो घूमते पहियों पे और 4-4 साल के बच्चे हैं। बहुत डिफिकल्ट है पर ये लोग करते हैं और बहुत खुश होकर करते हैं। गिरते भी हैं क्योंकि इसमें एक साथ डांस लेना पड़ता है, एक साथ घूमना पड़ता है, एक साथ रुकना पड़ता है। एक बच्चा भी रुक गया आप देख रहे हो इसमें से तो पूरा ग्रुप गिर जाएगा, तो बहुत केयरफुली करना पड़ता है। देखिए, नवरात्र से पहले वडोदरा में मटकियां बनाने का काम तेजी से चल रहा है। नवरात्र की पूजा और गरबा डांस में इन मटकियों का खास महत्व माना जाता है। वक्त के साथ मटकियों का जो डिजाइन है उसमें भी तब्दीलियां हुई हैं। देखिए इस साल कैसे मटकियां ट्रेंड में हैं। नवरात्र शुरू होने से पहले एक बार फिर खूबसूरत मटकियों का बाजार सज गया है। गुजरात में इन मटकियों को दीप गर्व भी कहा जाता है। इन मटकियों में देवी की पूजा के बाद लोग इनके चारों तरफ गरबा नृत्य करते हैं। वडोदरा में इन मटकियों को बनाने का काम कई महीने पहले ही शुरू हो जाता है। तालाब से मिट्टी लाकर पहले इन मटकियों को आकार दिया जाता है, फिर खूबसूरत रंगों और कलाकारी से इन्हें सजाया जाता है। 2-3 महीने से हमारा काम शुरू हो जाता है गरबी बनाने का और महिलाओं 10-15 महिलाएं हमारे साथ काम करती है। उनको घर पे बैठे काम मिल जाता है और सारा रोजगार भी अच्छा मिलता है। तालाब की जो मिट्टी बोल रहे हैं हम लोग पहले से वही यूज होती है। ये 3-4 महीने से पहले से हम स्टार्ट कर देते हैं। नवरात्र से पहले कच्चा बनाते थे। एक जमाना था सब जब कच्चा ही यूज करते थे। अभी जब जैसे जैसे फैंसेबल हो रहा है, जमाना भी फैंसेबल हो रहा है, वैसे वैसे उसकी ग्राहक की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा बढ़ रही है। आप देख रहे हो पहले कलर और कच्चा होता था, फिर कलर वाला हुआ, अभी कॉनवर्क वाला, अभी डिजाइन वाले का ज्यादातर क्रेज हो रहा है। मटकी में दीपक जलाने के लिए इसमें कई सुराख बनाए जाते हैं। मटकी में बने 27 सुराख हिंदू संस्कृति के 27 नक्षत्रों का प्रतीक है। बदलते दौर में इन मटकियों की सजावट आधुनिक ढंग से की जा रही है। नवरात्र से पहले इन मटकियों की भारी डिमांड है। यही वजह है कि वडोदरा में बनी ये मटकियां आसपास के जिलों में भी भेजी जा रही हैं। वडोदरा से दिग्विजय पाठक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।